साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। सर बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर आज मैंने बात करनी थी। एयरफोर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तमाम सोशल मीडिया पर कहें या तमाम जगहों पर आज एक खबर फैल रही है कि 1962 में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स का यूज किया होता तो फिर हमने चाइना को हरा दिया होता। लेकिन जब मैं गहराई में गया, सोशल मीडिया से हटकर मैंने चीजों को समझने की कोशिश की, तो पता चला कि चाइना के पास भी अच्छी खासी एयरफोर्स थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज एयरफोर्स के ही ऑफिसर से समझा जाए कि क्या कारण थे कि नेहरू ने या इंडियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। सर जी हाँ राजेश, 1962 वॉर में चीन ने भारत को थोड़ा सा ठेंगा दिखाया। ये गौरतलब बात, चीन ने फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं की। अक्साई चीन में 2 या 3 जगह पर छोटे छोटे हमले किए और अरुणाचल प्रदेश में, यानी जिसे हम अब पहले उस जमाने में नेफा बोलते थे, वहां पर 2 या 3 जगह पर छोटे छोटे हमले किए। हाँ, इन छोटे छोटे हमलों का एक रिजल्ट ये निकला कि हर जगह पर भारत की फौज जो है वो तितर बितर हो गई, बिखर गई। और क्योंकि हर जगह पर ग्राउंड पर चीन के छोटे छोटे हमलों के बाद भारत की फौज तितर बितर हो गई, बिखर गई, तो चीन को हर जगह अंदर आने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। इसके बाद चीन की जो फौज थी वो अलग अलग जगह पर, कहीं पर 20, 30, 40 किलोमीटर, और तवांग के पास तो तेंगा तक आ गई थी, बोमदिला तक आ गई थी, यानी 70, 80, 90 किलोमीटर पेनिट्रेशन कर लिया था उन्होंने। अब बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1962 के युद्ध में, अक्टूबर के महीने में चीन ने युद्ध किया मात्र 3 दिन, 21, 22, 23 अक्टूबर, फिर रुक गया। 1 महीने के बाद चीन ने भारत का रिस्पांस देखने के बाद 1 महीने के बाद उसने नवंबर में फिर से हमला किया। 18, 19, 20, 21 नवंबर, 4 दिन, और फिर चीन रुक गया। अब इसके बाद एज ए स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मैं बताता हूं, चीन सब जगह से वापस चला गया। बोमदिला तक आ गया था, वापस चला गया। अक्साई चीन में भी ज्यादातर जगह पर वो अपने क्लेम लाइन से पीछे हट गया, यानी उसने भारत में जहां जहां घुसा था पीछे हट गया। हाँ, ठीक है। कहां तक चला गया? अक्साई चीन में जो एलएसी थी, जो कि भारत ने अनऑफिशियली मान ली थी कि एक इमेजिनरी एलएसी है, एलएसी के उस तरफ का अक्साई चीन हमारी बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाती थी। अक्साई चीन की बात कर रहा हूं, ये समझना पड़ेगा, उस जमाने में आईटीबीपी नहीं थी। उस जमाने में इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी पीछे की तरफ थी, और उस जमाने में सिर्फ जेएंडके पुलिस की जो मिलिशिया है वो ही वहां पे डिप्लॉयड थी, और वो लोग एक इमेजिनरी लाइन थी जो कि मोरलेस आज का भी एलएसी है। ये 5 किलोमीटर उधर सोच लीजिए, 5 किलोमीटर उधर सोच लिए, उसके बियॉन्ड जेएंडके पुलिस की मिलिशिया भी पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाती थी। जी, तो ऐसी हालत में जवाहरलाल नेहरू का एक ही ध्येय था, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, कि युद्ध जैसे चालू हुआ उसी तरह से बंद हो जाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि इंटरनेशनल प्रेशर पीछे से चीन पर बढ़ रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब मिलकर चीन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस झगड़े को आगे फौजी तौर पर ना बढ़ाएं। ये समझने की बहुत दरकार है। देखिए, जब भी युद्ध होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को युद्ध बढ़ाना बहुत आसान होता है। नेतन्याहू कर रहे हैं, युद्ध बढ़ाते जा रहे हैं, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, युद्ध बढ़ाते जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए युद्ध बढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन युद्ध को कम करना या युद्ध को खत्म करना और मेज पर बैठ के फिर से पहले की तरह बात करना,
ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या अप्लाई किया कि प्रेशर आएगा रूस से चाइना के ऊपर, प्रेशर आएगा यूनाइटेड नेशन से चाइना के ऊपर, प्रेशर आएगा अमेरिका से चाइना के ऊपर। हमें भूलना नहीं चाहिए उस जमाने में अमेरिका और चीन में इतनी ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। चीन छोटा मोटा जस्ट इंडिपेंडेंट कमजोर सा एक देश था। अमेरिका को चीन में उस जमाने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका चीन का दुश्मन नहीं था। चीन की मिलिट्री अमेरिका के मिलिट्री का 100 में से एक हिस्सा थी। चीन की फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमी और ट्रेड चीन अमेरिका के 100 में से 1% के बराबर नहीं थी, लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा था चीन पर और जवाहरलाल नेहरू ने वो अचीव कर लिया जो उनको अचीव करना था कि जल्दी से सीज़फायर हो जाए, टेबल पर बैठकर बातचीत हो जाए। अभी भी हमने 18 राउंड बातचीत कर लिए टेबल पर। अभी भी हमने कहा अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तिब्बत के अंदर घुसाया। ये मैं बताना चाहता हूं, अभी जब गलवान में क्राइसिस हुआ उसके बाद से अभी तक हम लोग 18 राउंड बात कर चुके हैं कोर कमांडर और विदेश मंत्रालय के लेवल पर। लेकिन भारत सरकार ने इस बार भी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए इंडियन एयरफोर्स को नहीं बोला कि तिब्बत में घुस के हमला करो। जी ठीक है, मैं कुछ पॉइंट समझना चाहता हूं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने एक लंबा सफर एयरफोर्स में दिया है। सर, मेरा जो खुद का आंकलन है, जो मेरी समझ है कि हमें पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, कहां पर उसके कैंटोनमेंट हैं, कहां उसका अम्युनिशन डिपो है, कहां उसके फाइटर प्लेन्स रखे गए हैं, कहां पर क्या है, सब हमें पता है। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि चीन के बारे में आपको उतने अच्छे से पता नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है। अगर आज हमें चीन के बारे में इतने डीपली पता नहीं है, तो 1962 में क्या आपको ये पता हो सकता था इंडियन एयरफोर्स को कि कहां पर अम्युनिशन डैम है, कहां उनकी टुकड़ियां हैं, कहां हमने बमबारी करनी है, और क्या वाकई में एयरक्राफ्ट की जो भी फाइटर प्लेन थे उनके पास इतनी रेंज हुआ करती थी कि वो लखनऊ से या तेजपुर से उड़े और चीन के अंदर जाकर फायरिंग करके गोले बरसाकर वापस लौट आए? कितनी पॉसिबिलिटी सर इसके? हाँ जी हाँ राजेश, आपने बहुत सही चीज छेड़ी है। मैं शब्द छेड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए 1962 में हमारी तिब्बत के बारे में इंटेलिजेंस कितनी थी, इसके बारे में आपको दो चीजों से अंदाजा हो जाएगा। 1971 वार में जब हम बांग्लादेश घुसे तो ढाका में जब गवर्नर हाउस पे अटैक हुआ तो ढाका की गवर्नर हाउस की टूरिस्ट मैप को देखकर हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने हमला किया। ओके। हमारे पास कोई ऑफिशियल मैप नहीं था बांग्लादेश या ढाका। इसी तरह से मैं आपको श्रीलंका की याद दिलाना चाहता हूं। जब एलटीटी के साथ भारत की थोड़ा एक बहुत ही दुखद समय था जब 1987, 88, 1989 में भारत की फौजें श्रीलंका में गई। उस वक्त जब एलटीटी का सामना हम कर रहे थे, चाहे वो त्रिंकोमली हो चाहे जाफना हो, इंडियन आर्मी के पास कोई भी डिटेल का मैं बताता हूँ, लार्ज स्केल मैप होता है ना, जिसके अंदर की सड़कें दिखती हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, कैनल्स दिखती हैं, छोटे छोटे ब्रिज दिखते हैं, कलवर्ट दिखते हैं। इंडियन आर्मी के पास नहीं था। इंडियन आर्मी वहां पर नॉर्मल ओपन सोर्स से डाउनलोड किए हुए टूरिस्ट मैप की मदद से जाफना में और त्रिंकोमली में एलटीटी से लड़ रही थी। तो अगर 1987 में और 1971 में ऐसी हालत थी तो आप सोच सकते हैं कि 1962 में हमारी इंटेलिजेंस तिब्बत के बारे में कैसी थी। अब मैं बोल ही देता हूं क्योंकि मैं खुद स्क्वाड्रन इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मेरी जिम्मेवारी थी कि कम से कम कमांड हेडक्वार्टर से लाइज करके और एयर हेडक्वार्टर से लाइज करके अपने स्क्वाड्रन के पायलट्स को डे टू डे इंटेलिजेंस दूं, जिसमें कि नक्शा और दुश्मन के टारगेट के फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पूरा स्टडी करके आपको बताता हूं कि 1962 में एयरफोर्स के पास ना नक्शा था, ना पता था कि तिब्बत में उनकी एयरफोर्स कहां-कहां डिप्लॉयड है, किस तरह से डिप्लॉयड है, ना ही हमें पता था कि तिब्बत में पीएलए की आर्मी कहां-कहां डिप्लॉयड है, किस तरह से डिप्लॉयड है।
ना ही हमें मालूम था कि उनका एक्सेस ऑफ एडवांस, तिब्बत की बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर जब घुस गए तो हमें, जब वो तवांग तक आ गए, बोमदिला तक आ गए, फिर तो हमें मालूम था। मैं एलएसी के उस तरफ की बात कर रहा हूं, मैकमोहन लाइन के उत्तर की बात कर रहा हूं। 1962 में हमें कुछ नहीं पता था, मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। तो ऐसी हालत में अगर एयरफोर्स को कहा जाता कि आप जाके बमबारी कीजिए तिब्बत में, हमारे कैनबरा थे, हंटर थे, हमारे पास ऐसे जहाज थे जिससे कि हम आसाम की एयरफील्ड से टेक ऑफ करके जाके बॉम्बिंग करके वापस आ सकते थे। लेकिन उससे ये याद रखना पड़ेगा ना, जब भी, जैसे ही आपको याद रखना चाहिए, 3 दिन की लड़ाई के बाद चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि ये होने वाला है। अगर उन्होंने एयरफोर्स को कमिट कर दिया होता उस वक्त, जाके तिब्बत में बॉम्बिंग करना शुरू कर दो, तो हमारी जो भी बॉम्बिंग होती, एक्यूरेट या इनएक्यूरेट, उससे फिर चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस वक्त, माओ थे, चौवनलाई थे, उनको फिर डिसीजन लेना पड़ता कि नहीं, हम यूनिलेटरल सीजफायर नहीं करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उन्होंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से बात की, अमेरिका में पढ़े लिखे इंटेलिजेंस लोगों से बात की, उन्होंने पश्चिमी देशों में पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों से बात की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। अब देखिए, युद्ध जो है ना, वो टैंक तोप से नहीं लड़े जाते। जवाहरलाल नेहरू के बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज कह लो, दुश्मन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीआईएम जो भी है, इनका स्ट्रॉन्ग लिंक था माओ के साथ, बेजिंग के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में सेंट्रल पोलिट ब्यूरो के साथ। उन्होंने भी हिंट दे दिया कि अब चौवनलाई जो है कल परसों ही सीजफायर करने वाले हैं, और हो गया। तो ऐसी हालत में एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक वॉर में कमिट करते तो लड़ाई तो फिर और लंबी चलती, जिसमें कि मैं एक पॉइंट और समझना चाहता हूं, क्योंकि और इस पे थोड़ा सा डिटेल में मैं जाना चाहूं। तो अगर आप एयरफोर्स का यूज करते तो क्या चीन अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं करता? क्या चीन के पास उस वक्त वायुसेना मौजूद नहीं थी, या थी तो वो इतनी कमजोर थी कि भारत का काउंटर नहीं कर पाती? ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है सर? उस वक्त चीन के पास तिब्बत में कोई खास एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन हाँ, वो तिब्बत से थोड़ा दूर, जैसे उनके कुछ एयरबेसेस हैं जो कि नॉर्मल प्लेन्स में हैं, उत्तर की तरफ अक्साई से थोड़ा दूर है, जैसे समझिए होतान है, काशगार है, और इसी तरह से चेंडू है, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा दूर। वो वहां पर उन्होंने अपने बॉम्बर्स रखे हुए थे। ये रशियन पुराने बॉम्बर होते थे, IL-24, IL-18, उनमें इतनी कैपेबिलिटी तो थी कि अगर जरूरत पड़े वो तिब्बत से टेक ऑफ नहीं करते, वो अपने प्लेन एरिया से टेक ऑफ करते, और टेक ऑफ करके समझिए जैसे दिग्बोई में, असम में हमारे ऑयल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट थे, उसके ऊपर 2-3 बॉम्ब गिरा के वापस चले जाते। या जैसे नॉर्थ बंगाल में जो इंडस्ट्रियल सिलीगुड़ी कॉरिडोर में थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, नॉर्थ बिहार में हमने कुछ स्टील प्लांट बना लिए थे, जमशेदपुर वगैरह, उन पर एक आध बॉम्ब गिरा के चले जाते। बात वो नहीं है राजेश, बात ये है कि इंडियन एयर, देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्मी, अनलाइक आर्मी, यानी आर्मी को आप कमिट कर सकते हो, लेकिन एयरफोर्स एक पॉलिटिकल वेपन है। अगर एक देश की शीर्ष नेता दुश्मन के अंदर घुस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करती है, मैं बालाकोट की नहीं बात कर रहा कि 4 मिराज गए, 8 बॉम्ब गिरा दिया लेजर गाइडेड, वापस आ गए, और पॉलिटिकल लीडरशिप का पूरा प्लान था कि इसके बाद भी कुछ नहीं करना। मैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की बात कर रहा हूं। हमारे पास हंटर थे, जा सकते थे 400 किलोमीटर बॉम्ब गिरा के वापस आ सकते थे। हमारे पास कैनबर आते थे, जा सकते थे 800 किलोमीटर वापस बॉम्ब गिराकर तेजपुर आ सकते थे, वापस जोरहाट, दिगारू वापस आ सकते थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एयरफोर्स को जैसे आपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के हिसाब से इन्वॉल्व कर लिया, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप है। ये समझना पड़ेगा, दुनिया के सारे लीडरान को मालूम है कि जब आप आर्मी को कमिट करते हो, बटालियन लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे, डिव लेवल पे, कोर लेवल पे, आप उस युद्ध में अभी तक अपना जो अल्टीमेट पॉलिटिकल वेपन है, एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक पावर, उसको नहीं कमिट करता कोई देश। हमने कितने युद्ध देखे हैं,
अमेरिका ने कभी भी अपने एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के लिए कभी नहीं इस्तेमाल किया, कभी नहीं किया। आप कहीं पे वो अपने टैक्टिकल बॉम्बर्स को भेज देते हैं, वो 4 बॉम्ब 6 बॉम्ब गिरा के वापस आ जाते हैं, दुश्मन के छोटे छोटे पुलों पर गिराते हैं। तो चीन के ऊपर अगर जवाहरलाल नेहरू ने हमला किया होता, जिसमें हमारे हंटर जाते 400 किलोमीटर फिर वापस आते, कैनबरा जाते 800 किलोमीटर बॉम्ब गिरा के वापस आते, तो चीन ने जैसे चौथे दिन सीज फायर डिक्लेयर किया, वो नहीं होता। नहीं होता सर। लेकिन बॉम्ब गिराने के लिए मेरा पॉइंट ये था कि बॉम्ब गिराने के लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए, आपको लोकेशन और ग्रिड होना चाहिए आपके पास कि इस जगह पर जाके आपने बम गिराना है। जब आपके पास वो चीजें नहीं है, नक्शा आपके पास है नहीं, कहां पे चीन के एम्युनिशन डैम है, कहां पे उनका डिप हेडक्वार्टर, जब वो नहीं पता था तो पॉसिबल नहीं था। आप जाते और जंगल में जाके बम गिरा के आ जाते तो वो एक गलत मैसेज भी होता, उसका कोई फायदा भी नहीं होता। लेकिन शुक्रिया आपका सर, लंबा वक्त मैंने आपसे लिया, लेकिन आपने बहुत तफसील से सब्जेक्ट को समझाया कि आखिरकार क्या वो कारण थे जिस कारण चीन को, भारत को चीन के ऊपर एयरफोर्स यूज करने से बचना पड़ा। शुक्रिया सर इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश।